जय हिंद दोस्तों अभी भी एक ट्विटर हैंडल से एक न्यूज मिली है कि यूएई और इजराइल के बीच में दोस्ती हो चुकी है। पहले उनके साथ में राजनीतिक संबंध नहीं थे इन दोनों कंट्रियों के। ये दोनों कंट्रियों के एक साथ में व्यापार नहीं करते थे, एक दूसरे की कंट्री में एम्बेसी नहीं थी, एक दूसरे के साथ देश में आना जाना नहीं था। तो ऐसे और भी काफी 20-21 और कंट्रीज हैं जिनके साथ में इजराइल का संबंध नहीं है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसे मोस्टली सभी को पता ही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज है कि अब जाके लोग समझने लगे हैं, जो अच्छे देश हैं अरब जैसे, अभी सऊदी अरब की भी डील स्टार्ट हो चुकी है इजराइल के साथ में, अभी यूएई ने भी स्टार्ट कर दिया। तो इसको देख के और भी कंट्रीज स्टार्ट करेंगी और ये अच्छी पहल है, ये अच्छी बात है कि आप एक जो इजराइल जो टेक्निकली बहुत ज्यादा करेक्ट है, जो कंट्री मतलब अपने उनकी जो साइबर जो तकनीक है वो बहुत ज्यादा अच्छी, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 साइबर तकनीकी उनके पास है। पूरी दुनिया में उनके हथियार, वो पूरी दुनिया में बेचता है अपने हथियार। बहुत ही एक मतलब एक कंप्लीट कंट्री बोलेंगे ना, पूरा मुकम्मल मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कंट्री है इजराइल। तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इंडिया के कम से कम जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, कुछ 50-60 साल पुराने इंडिया के साथ इजराइल के बहुत अच्छे, मतलब एक बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह ताल्लुकात हैं। और ये और भी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें ये तो चलो हो गई अच्छी बात, यूएई ने अभी इजराइल के साथ में अपना कर लिया पैचअप। अभी बात आ जाती है सबसे ज्यादा जो मातम कहां पर है, वो है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है इस रीजन के आसपास के रीजन के, कि जिसने अभी तक इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध नहीं बनाए हैं। वो क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अरबों के कदमों पे पीछे चलता है। जो अरब करेंगे, जिस रास्ते अरब चलेंगे उसी रास्ते वो चलेगा। तो इसलिए अभी तक अरब कंट्रीज के नहीं थे, तो उसने भी नहीं किए थे। इस वजह से पाकिस्तान इतना पिछड़ गया टेक्निकली कि अभी उसको बहुत साल लगेंगे उस लेवल पे आने के। इवन इंडिया के लेवल पे आने के लिए उसको कम से कम 20 साल और लगेंगे, जब वो अगर अच्छे से तरक्की करेगा तो। पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है इजराइल को, बोलता रहा है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। उसने फिलिस्तीन में इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, मुसलमानों को वहां पर खदेड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि इजराइल एक तरक्की पसंद और एक शांत प्रिय देश है। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता जब तक कोई उसको तकलीफ ना दे। मैंने बहुत उसके बारे में स्टोरीज पढ़ी हुई हैं इजराइल के बारे में, कि इजराइल के साथ आप अगर दोस्ती निभाते हो तो बहुत से बड़ा दोस्त, अच्छा बढ़िया दोस्त कोई नहीं है। और दुश्मनी निभाने के लायक तो आपको छोड़ेगा ही नहीं इजराइल, ये उसकी खासियत है। उसकी जो एक एजेंसी है मोसाद, जैसे हमारी रॉ है उनकी मोसाद है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरी तरह से खबर रखती है कि कहाँ कौन सी कंट्री इजराइल के बारे में क्या सोच रही है और क्या प्लान कर रही है। तो अभी पाकिस्तान में ये मातम इसलिए है कि इंडिया ऑलरेडी है ही इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त, और अभी यूएई और सऊदी अरब भी हो चुके हैं, और भी आसपास के सारे कंट्रीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान अकेला फंस गया है। अभी वो किस मुंह से उसको इजराइल के पास जाएगा? क्योंकि वो हमेशा तो इजराइल की बुराई करता रहता है, इजराइल ये इजराइल वो। लेकिन फेसबुक जो एक इजरायली का है, यहूदी का है, यूज वो फेसबुक उनका ही करता है। ठीक है, तो अभी ये बहस छिड़ गई है, क्या हमें भी सबको छोड़ के पीछे छोड़ के मतलब एक ऐसी तरक्की पसंद देश के पास जाना चाहिए जिसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, इनको बहुत पहले से कदम उठा लेना चाहिए था। और मैं थोड़ी सी एक तारीख बता देता हूँ इजराइल की। इजराइल का एक छोटा सा एक बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ कि पाकिस्तान क्यों खिलाफ है और कुछ कंट्रियां क्यों खिलाफ है। जैसे इराक है, सीरिया है, लेबनान है, काफी अभी कंट्रीज हैं ऐसी जो इजराइल के अभी भी खिलाफ है, लेकिन वो आज भुगत रही हैं, वो आज बहुत पीछे जाके खड़ी हुई हैं। उनका मतलब वो एक तरह से खत्म हो चुकी कंट्री है, जैसे इराक, लेबनान, सीरिया, मैं आपको जो बता रहा हूँ, यमन, यहाँ पर अभी भी वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है अभी भी। और ये कंट्रीज खत्म होने के उस पर है, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके कंट्री है। क्योंकि तरक्की के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाओगे ना, पीछे रह जाओगे तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान भी इसी लाइन में है, अगर वो संभल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका भी वही हाल होने वाला है जो आज इराक का और सीरिया का है।
तो दोस्तों मैं बता रहा हूं ये इसराइल को तकसीम क्यों नहीं करते, इसराइल को मानते क्यों नहीं कंट्री, क्योंकि दोस्तों इसराइल के जो यहूदी धर्म के मानने वाले लोग हैं ये सबसे ज्यादा यूरोप में रहने वाले लोग थे, जो जर्मनी पोलैंड वगैरह में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया तो वो बेचारे लोग वहां से भागकर फलस्तीन आ गए, जहां पर एक लैंड था, काफी बड़ा लैंड था, खाली था, जहां पर किसी का भी हक नहीं था कि किसी का भी लैंड है वहां पर, और भी थोड़े बहुत फिलिस्तीनी लोग रहते थे। तो दोस्तों ये यूरोप से आके वहां पर अपने आके टेंट वेंट बनाना स्टार्ट किया इन लोगों ने, और अपनी रहने के लिए अपना घर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। ना किसी से जमीन छिड़ी नहीं इन्होंने, किसी से जमीन कब्जा ही नहीं इन्होंने, जो भी खाली जमीन थी जिसका किसी का कोई भी हक नहीं था उस जमीन पर आके इन्होंने अपने एरिया बनाना स्टार्ट किया, जो कि आज इजराइल है। तो जब अब कहते हैं ना कि आप पड़ोसी के मतलब दुख से मतलब इतने दुखी नहीं होंगे जितने उसकी तरक्की से दुखी हो जाएंगे। तो यही हुआ कि जब इजराइल ने तरक्की करी, वो बहुत ही ज्यादा समझदार और मेहनतकश इंसान थे। उनकी खेती का जो उनकी फार्मिंग है ना, वो पूरे वर्ल्ड में ना एक अजूबा है। जिस तरह से वो खेती करते हैं एक रेगिस्तान एरिया में, जिस तरह से वो फार्मिंग करते हैं, नंबर 1 है फार्मिंग में वो इस समय। तो अब फिलिस्तीन के जो लोग थे, जो इनको कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ बैठ के खाने वाले थे, बैठ के आ गया और खा रहे हैं पी रहे हैं। लेकिन जब देखा कि इजराइल तरक्की कर रहा है तो फिर ये खड़े हो गए अपनी अपनी गन लेके कि नहीं, आपने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, आप यहां से जाओ। अब इजराइल कहेगा यार हम लोगों ने अपनी इतनी मेहनत से एक कंट्री बनाई है, एक अपना क्षेत्र बनाया है, आप कैसे कह सकते हो कि हम जाएं यहां से। तो फिर अब रिलेटिएट तो हो गई होगा ना। अभी जब फिर फिलिस्तीन के जो भी आतंकवादी थे कुछ जो हमला करते थे, फिर वो उनको सबक सिखाता था इजराइल उनको। तो इस वजह से काफी सारी मुस्लिम कंट्रियों ने इजराइल को उस समय एक देश की मान्यता नहीं दी, कि आपने नैरेटिव ये बना दिया, लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि इन्होंने फिलिस्तीन की जगह हड़प ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम कंट्रियां ये सोचती है कि हमारे मुस्लिम भाइयों पर इजराइल ने जुर्म किया है, इसलिए काफी सारी मुस्लिम कंट्रियों ने अभी तक मान्यता नहीं दी थी इजराइल को। लेकिन अभी उनको पता चल गया है कि वो बहुत पिछड़ गए हैं। अगर वो मान्यता नहीं देंगे, इजराइल के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो बहुत और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। और आज आप देख लीजिए, आपको पता ही यमन में, सीरिया में, बगदाद में, इराक में क्या हो रहा है, वहां पर कत्लेआम मचा हुआ। आज की डेट में वहां पर कभी भी बम फट जाते हैं, कभी भी वहां पर धमाके होते हैं, और कभी भी वहां पर स्टेबल है ही नहीं दुनिया। वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर खाना जंगी चल रही है वहां पर। तो ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों आपके लिए। दूसरा, ये कल 14 अगस्त है, मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान का आजादी का दिन है। कल के दिन वो आजाद हुए थे और उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और काफी सारे पाकिस्तानी मेरे भाई मुझे मेरे पेज पर गालियां देते रहते हैं कि तुम ये बोलते हो, तुम हमारे बारे में बुरा बोलते हो, वो और भी बहुत सारी गालियां देते हैं, मैं बता नहीं सकता हूं आपको इस समय वो। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही है कि एक बार आप रिवाइज कर लो अपनी पूरी हिस्ट्री, कि मैं आपको गाली नहीं देता, मैं सच बताता हूं। 1947 जब से हम दोनों देश अलग हुए हैं, तब से हमेशा हमने आपको अपना छोटा भाई समझा है, हमने अपना पड़ोसी समझा है, लेकिन आपने हमेशा गद्दारी की है हमारे साथ। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जब कश्मीर के राजा ने बोल दिया था कि हमको अलग रहना है, हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही इंडिया के साथ जाएंगे, कश्मीर एक अलग मुल्क रहेगा, तो हम मान लिए थे ठीक है कोई बात नहीं, कश्मीर को अलग रहने दीजिए। लेकिन जब आपने वहां पर अटैक किया, पाकिस्तान की फौज ने वहां अटैक किया, कबीलाई बनकर अटैक किया कश्मीर के ऊपर, तो उन्होंने राजा, वो खुद आए कश्मीर के राजा हमारे पास कि हमें इनसे बचाइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय साइन किया एक एग्रीमेंट कि हम आपको बचाने के लिए तब आएंगे, तब आप हमारे साथ मिल जाएंगे, हमारे साथ विलय कर लेंगे, आप हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। तब राजा ने ओके बोला, उसके बाद वो सारा एक साइन हुआ है। इसके बाद फिर हमारी सेना वहां गई है, तब आपको वापस हमने खदेड़ा है आपके यहाँ वापस। वो अलग बात है कि उस समय एक यूएन में जाके नेहरू जी की एक डील हुई थी, जिसकी वजह से एक छोटा सा पार्ट जो कश्मीर का है वो आपने हड़प लिया था, वो आज भी आपके पास है। खैर वो इंशाल्लाह हम जल्दी आपसे ले ही लेंगे। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, 1965 में आपने वही धोखा किया हमारे साथ, हमारे बीच में फिर से छुरा कौपा आपने, फिर से आपने कबीलाई बन के कश्मीर में अपनी फौज भेजी, कश्मीर में और पंजाब में अपनी फौज भेजी, जिसको फिर से हमने भगाया, खदेड़ के अच्छे से मार के भगाया। जो ताशकंद में जाकर समझौता हुआ था,
और इसके बाद फिर हमने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन 1971 में आपने क्या किया, बंगाल में जो आपका ईस्ट बंगाल था, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, जो इस समय आपका जो आज बांग्लादेश है, आपने वहां पर जाके कत्लेआम किया। तो वहां के बांग्लादेश की आवाम ने, बांग्लादेश के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने हमें याद किया कि इंडिया को याद किया कि आइए आप हमारी हेल्प कीजिए। तब फिर जाके हमारी सेना गई वहां पर और हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, आजाद कराया और आपके जुल्म से उसको आजाद कराया। इसके बाद फिर आपने हमारे साथ फिर से धोखा किया। कारगिल में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए थे आपके यहाँ लाहौर के रास्ते से, आपके यहाँ मिले हम, आपके यहाँ सब कुछ हमने सम्मान किया। आप आगरा भी आए, आगरा समिट हुआ, लेकिन क्या किया, पीछे से आपने कारगिल में अपनी फौज भेज दी, सियाचिन पर और कारगिल पर। लेकिन फिर भी हमने आपको खदेड़ा वहां से, फिर से हमने आपको मार के भगाया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आप संभल जाओ। अगर आप आगे नहीं संभलेंगे तो आपको अगली बार ना ये वॉर करने का, ये धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। जय हिंद।